हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। पिछले क्लास से ही हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो बीए पार्ट 2 का 4th पेपर है, इसे हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कई क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्रिटेन के, फ्रांस के, स्विट्ज़रलैंड के। आज हम अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। आइए इसमें हम जानते हैं कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से काम करती है और कितना जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से इसका जो है फॉलो करता है, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कितना जो है मिलता जुलता है। एक बात यहाँ मैं बता दूँ, ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इसमें ये सर्वोच्च न्यायालय छठा चैप्टर्स है, छठा चैप्टर्स में आता है। और ये बुक जो है हम बुक का ही सारा ले लिए हैं। बुक जो है डॉक्टर एस.सी. सिंघल का बुक है, डॉक्टर एस.सी. सिंघल। आप लोग भी अगर कहीं मिले तो आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, एस.सी. सिंघल है, एस.सी. सिंघल का बुक है। जहाँ भी मिले आप इसे पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किस प्रकार से काम करता है। डॉक्टर एस.सी. सिंघल, याद रखिएगा, हाँ, डॉक्टर एस.सी. सिंघल शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं इसका परिचय क्या है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का क्या परिचय है। कहता है कि किसी भी राज्य में चाहे कितना भी उत्तम प्रबंध क्यों नहीं हो, लेकिन वहाँ अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष अगर न्याय का अभाव है तो उस राज्य की शासन व्यवस्था को आप उत्तम नहीं मान सकते हैं। मानते हैं कि नहीं? ठीक है, कि यदि किसी राज्य में चाहे कितना भी व्यवस्था या प्रबंध मैनेजमेंट जो है अच्छा हो, लेकिन अगर न्यायालय जो है अगर स्वतंत्र नहीं है, निष्पक्ष रूप से काम नहीं करेगा, तो आप उस राज्य की शासन व्यवस्था को उत्तम नहीं कर सकते हैं। किसी भी देश के शासन की कसौटी वहाँ की न्यायपालिका की स्थिति से ही जानी जाती है। इस संबंध में आर्थ और कुशमैन ने भी कहा है कि हमारे संघीय न्यायिक ढांचे के ऊपर सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सर्वाधिक अद्वितीय तथा संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली न्याय है या न्यायालय है, ठीक है। ये जो है आर्थ और कुशमैन ने कहा है, और ये ऑब्जेक्टिव्स के रूप में भी ये आता है, इसे आप अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का महत्व क्या है। जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो इसे हम पॉइंट्स के रूप में हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। पॉइंट को जानते हैं। जो पहला पॉइंट है इसमें है कि सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तीसरा सदन है। अब जैसे कि संसद है, अपने यहाँ पार्लियामेंट है, और यही पार्लियामेंट अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। तो कांग्रेस या संसद का दो सदन अधिकतम या हर जगह होता है, दो सदन, निम्न सदन, उच्च सदन। अमेरिका में भी है निम्न सदन, उच्च सदन। उच्च सदन को सीनेट कहते हैं और निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। लेकिन अपने यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को संसद का तीसरा सदन नहीं माना गया है, लेकिन अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तीसरा सदन कहा गया है। इसका मतलब ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संसद यानी कांग्रेस की शक्ति से कम नहीं होगा, तब तो इसे तीसरा सदन कहा गया है। थोड़ा सा इसे हम एक्सप्लेन करते हैं, आप अच्छे से इसे देख लेंगे कि अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वास्तव में उस देश की कांग्रेस का तृतीय सदन है। कहता है वास्तव में है, क्यों है? लास्की ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक कार्य के साथ साथ विधि निर्माण का भी कार्य करता है।
अब जो सर्वोच्च न्यायालय है वो तो न्याय का काम करता ही है, साथ में विधि निर्माण का भी कार्य करता है। ये तो विधि निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका का काम है। हम लोगों के यहाँ या अक्सर देशों के यहाँ जो व्यवस्थापक हैं वो विधि निर्माण का कार्य करते हैं, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है अमेरिका का, वो विधि निर्माण का भी कार्य करता है। जब कभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी विधि का परीक्षण करते हैं तो उस समय के संविधान के शब्दों में ना जाकर अपने निजी विचारों के आधार पर उसका अध्ययन करते हैं। कांग्रेस का पास किया गया कानून कानून नहीं बनता है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया हुआ कानून कानून होता है। प्रोफेसर लास्की ने कहा है इस संबंध में कि सर्वोच्च न्यायालय महाविधान मंडल बन गया है। अब तो विधानमंडल का काम है विधि निर्माण करना, लेकिन वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ही विधि निर्माण का कार्य करता है। इसलिए लास्की ने कहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो महाविधान मंडल बन गया है। ठीक है, समझ गए? इसको आप लोग जो है अच्छे से फिर से देख लेंगे। एक और है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय एक निरंतर संविधान निर्मात्री सभा है। ठीक, ये महत्व इसलिए इसका बढ़ गया है, कहा है कि जो संविधान सर्वोच्च न्यायालय है वो एक निरंतर संविधान निर्मात्री सभा है। सुप्रीम कोर्ट इज ए कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कहा गया है। क्यों कहा गया है? कहता है कि न्यायालय केवल एक न्यायालय मात्र नहीं है, वह तो किन्हीं विशेष अर्थों में एक निरंतर संविधान निर्मात्री सभा भी है। संविधान निर्मात्री सभा है। यह निरंतर 1787 के संविधान बनाने वाले सम्मेलन की एक अस्थायी सभा है और उसी संविधान को अपनी व्याख्या के द्वारा समय की गति और आवश्यकता के अनुरूप ढालते चला जा रहा है। इस वजह से भी जो है सर्वोच्च न्यायालय का इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस जो है बढ़ जाता है। तीसरा जो महत्व है कि सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्रता का संरक्षक है, जो अपने यहाँ भी कहा जाता है, अन्य देशों में भी सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फ्रीडम। एक गार्जियन के रूप में काम करते हैं। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखा है, अधिकारों के हनन को रोका है। हनन करने वाला चाहे राष्ट्रपति हो तो भी उसे जो सर्वोच्च न्यायालय है वो प्रतिबंधित करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का संगठन कैसे कैसे हुआ है। थोड़ा सा हम इसे इतिहास में भी जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन ये अमेरिका का है, अपने यहाँ का कुछ अलग है। संघीय न्यायपालिका के रूप में बताया गया है कि संघीय न्यायपालिका का संगठन कैसे हुआ है, जो एक फेडरल जो जुडिशियरी है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है। ऐसे तो बाद में सुप्रीम कोर्ट आएगा, लेकिन पहले जो है फेडरल जुडिशियरी के बारे में जान लेते हैं। संघीय न्यायपालिका का 2 प्रकार बताया है। पहला व्यवस्थापिका न्यायालय। अब जो है व्यवस्थापिका न्यायालय क्या है? ये वे न्यायालय हैं जिनकी स्थापना कांग्रेस के किसी अधिनियम के द्वारा हुई है। जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में कोई एक्ट लाया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से जो न्यायालय है जिसकी स्थापना कांग्रेस के किसी अधिनियम के द्वारा हुई है। कौन सा न्यायालय? फेडरल जुडिशियरी का जो है कांग्रेस जो है किसी एक्ट के द्वारा लाया है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है उन कानूनों के क्रियान्वयन में प्रशासन को सहयोग देना जिन्हें कांग्रेस अपनी निहित शक्ति या जिसे डेलीगेटेड पावर कहते हैं का प्रयोग करने के लिए निर्मित करती है। इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए कांग्रेस ने 1855 में फेडरल कोर्ट ऑफ क्लेम्स के नाम से स्थापित किया है। फेडरल कोर्ट ऑफ क्लेम जिसको दावा कहा जाता है, दावा हम दावा करते हैं, जो कि संघीय सरकार के विरुद्ध दावों के मामले को भी सुनते हैं। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट से हट के है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है अमेरिका की उससे हट के है क्योंकि ये संघीय न्यायालय है, इसका संगठन है। अब व्यवस्थापिका का भी प्रकार है। व्यवस्थापिका का 5 प्रकार बताया है, जो यहाँ पे है, आप लोग देख लीजिए। दावा न्यायालय है, क्लेम कोर्ट,
कोर्ट ऑफ क्लेम, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी स्थापना 1885 में की गई है। और इस न्यायालय में संघीय शासन के विरुद्ध नागरिकों के दावों को सुनते हैं। जो संघीय शासन के विरुद्ध जो नागरिक जो दावा करता है उसको सुना जाता है। दूसरा जो है ये आयात निर्यात शुल्क न्यायालय है। आयात निर्यात शुल्क न्यायालय कस्टम कोर्ट है, ये इसको कस्टम कोर्ट कहा जाता है, इसे देख लेंगे। तीसरा है आयात निर्यात और पेटेंट अपीलीय न्यायालय, जो पेटेंट जो कराया जाता है, कोर्ट ऑफ कस्टम एंड पेटेंट अपील यहाँ पे किया जाता है। चौथा जो है टैक्स कोर्ट है। और पांचवा है मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील। यहाँ पे सैनिक अपीलीय न्यायालय भी है। जानते हैं कि सैनिक अपीलीय न्यायालय में क्या किया जाता है। इसकी स्थापना 1850 में हुई है और इसमें 3 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जिसकी नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति करते हैं और 15 वर्ष के लिए किया जाता है। ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं वो आजीवन के लिए होता है, ठीक है। लेकिन ये जो सैनिक अपीलीय न्यायालय है यहाँ पे 3 न्यायाधीश की नियुक्ति होती है और 15 वर्ष के लिए होता है। और ये कांग्रेस के द्वारा जो है राष्ट्रपति इसको जो है नियुक्त करते हैं। इसको कोई प्रारंभिक न्यायालय प्राप्त नहीं है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक। तो ये जो है 5 प्रकार के जो है व्यवस्थापिका न्यायालय को है। दूसरा जो है संवैधानिक न्यायालय है। अब देखेंगे कि संवैधानिक न्यायालय में जो है क्या क्या है। ये संवैधानिक न्यायालय में जिला न्यायालय भी आ जाता है। इसी में जो है जिला न्यायालय आएगा और फिर संघीय अपीलीय न्यायालय आएगा और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय आएगा, क्योंकि ये संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियरी है। तो देख लेंगे कि जिला न्यायालय में क्या क्या है। संघीय न्यायालयों में से सबसे ये निचले न्यायालय, जैसे अपने यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी प्रकार से वहाँ जो संवैधानिक न्यायालय है उसको जो है 3 भाग में बांटा है। ये सबसे निचला जो है, निचले पायदान पर है। और पूरे देश में 91 जिला न्यायालय है वहाँ पे, जिनमें प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय है। प्रत्येक जिला में है एक जिला न्यायालय। तो अमेरिकी संघ के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला न्यायालय अवश्य होता है। और इसमें न्यायालय जो है जिला न्यायालय में 1 से 16 न्यायाधीश होते हैं और इसको भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन सीनेट की स्वीकृति के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि सीनेट जो है पूरे दुनिया का जो है सदन है, शक्तिशाली सदन है। दूसरा है संघीय अपीलीय न्यायालय, द सर्किट कोर्ट ऑफ अपील। यहाँ पे संपूर्ण अमेरिका में इस प्रकार की 11 न्यायालय है, ठीक है। अपने यहाँ पे जितने भी स्टेट है उतना हाई कोर्ट है, लेकिन कहीं कहीं पे 2-3 स्टेट को मिला करके भी 2 स्टेट मिला करके भी एक कोर्ट है, वहाँ भी उसी प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पे मात्र पूरे अमेरिका में 11 न्यायालय है और इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या होता है वो 3 से लेकर के 9 तक, 3 से लेकर के 9 न्यायाधीश जो है इसमें काम करते हैं। लास्ट में आता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे कि हमको अच्छे से देखना है, पढ़ना है। सर्वोच्च न्यायालय देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, जो अपने यहाँ भी इसी प्रकार का है, अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसकी स्थापना 1789 एक्ट के द्वारा की गई थी। द जुडिशियरी एक्ट के द्वारा 1789 में इसकी स्थापना किया गया। कहाँ? अमेरिका में। पहले इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में था और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया में था, लेकिन बाद में जो है इसे वाशिंगटन में जो है स्थापित किया गया, ठीक। इसकी जो रचना है, इसकी रचना 1790 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य प्रारंभ किया था। 1790 से सर्वोच्च न्यायालय ने काम करना स्टार्ट किया और संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, निर्णय का भार कांग्रेस पर छोड़ा गया है, ठीक। और अपने यहाँ जैसे शुरुआत में 7 था, एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 7 अन्य न्यायाधीश, फिर 9 हुआ, जैसे जैसे बढ़ते गया, समय के साथ बढ़ते गया, वहाँ भी जो है इसी प्रकार से बढ़ा है और लास्ट में जो है अभी वर्तमान में 9 मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और इसकी नियुक्ति जो है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से किया जाता है,
और इस पद के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित नाम को सीनेट स्वीकार करती है, लेकिन कभी कभी सीनेट किसी विशेष व्यक्ति की इस पद पर नियुक्ति को अस्वीकार भी कर देता है। उदाहरण के लिए 1970 में राष्ट्रपति निक्सन ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए हेल्ड कार्सवेल का नाम प्रस्तावित किया था, जो सीनेट ने क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। योग्यता के बारे में कोई खास नहीं है। संविधान में न्यायाधीशों की योग्यताओं के संबंध में कुछ विशेष नहीं कहा गया है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो सीनेट अनुमोदन प्राप्त हो, और व्यवहार में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उच्च चरित्र के प्रमुख वकील होना चाहिए, महान व्यक्ति तो होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे जो है इसका योग्यता है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी कार्यकाल, वेतन और इसका क्षेत्राधिकार। बहुत सारा पढ़ना है अभी। सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को अच्छे से जानना है। यहाँ अभी तक इतना ही। धन्यवाद।